स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का हमारे इस नई वीडियो सीरीज़ में, जिसमें कि हम अर्थशास्त्र के बारे में चर्चा करने वाले हैं। क्लास 12वीं के विद्यार्थियों के लिए ध्यान रखिएगा, ये अगर आप आर्ट्स के विद्यार्थी हैं या फिर साइंस के विद्यार्थी हैं या फिर कॉमर्स के विद्यार्थी हैं, तो आप सभी विद्यार्थियों के लिए सबसे पहले जानना यह ज़रूरी है कि आपके लिए सिलेबस अलग अलग है या सेम टू सेम है। तो ध्यान रखिए, आप सभी के लिए सिलेबस एक ही जैसा है और आप लोगों का एग्जामिनेशन पैटर्न भी एक ही जैसा होगा। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि अर्थशास्त्र के कौन कौन से भाग होते हैं। तो ध्यान रखिए, अर्थशास्त्र के दो अलग अलग हिस्से हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र। तो आज हम लोग सबसे पहले यहाँ पर समझ लेंगे कि व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंदर कौन कौन से चैप्टर हैं और समष्टि अर्थशास्त्र के अंदर कौन कौन से चैप्टर हैं। तो जैसे कि पहले चैप्टर का आप नाम देखते हैं, तो पहले चैप्टर में व्यष्टि अर्थशास्त्र का नाम क्या दिया गया है? परिचय। तो परिचय चैप्टर के अंदर हम लोग देखेंगे कि अर्थशास्त्र क्या होता है, व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है, समष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है, दोनों में अंतर करते हुए इसी तरह के बहुत सारे हम लोग कंसेप्ट ऐसे देखने वाले हैं जो कि व्यष्टिगत होगा और थोड़ा बहुत समष्टिगत भी आएगा, ताकि आप आगे आने वाले कंसेप्ट को रिलेट कर पाएंगे, है कि नहीं। दूसरे चैप्टर के अंदर हम लोगों को पढ़ना है उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत, यानी कि एक उपभोक्ता किस प्रकार से अपने दैनिक जीवन में बिहेव करता है या फिर व्यवहार करता है। एक कंज्यूमर कैसे अपने मांग को बढ़ाता है, कैसे अपने मांग को घटाता है, इन सारे व्यवहारों को हम लोग इसी चैप्टर के अंदर देखने वाले हैं। इसके बाद बात आता है यूनिट नंबर 3, और इसके अंदर हम लोगों को पढ़ना है उत्पादन तथा लागत, यानी कि उत्पादन क्या होता है, उत्पादन के साधन कौन कौन से हैं, स्थिर साधन क्या है, परिवर्तनशील साधन क्या है, लागत कितनी प्रकार की होती है। इन सारे कंसेप्ट पे हम डिटेल में चर्चा जरूर कर देंगे। इसके बाद चौथे चैप्टर में हम लोग पढ़ते हैं पूर्ण प्रतिस्पर्धा की स्थिति में फर्म का सिद्धांत, यानी कि कह सकते हैं फर्म्स इक्विलिब्रियम इन परफेक्ट कंपटीशन। तो फर्म का इक्विलिब्रियम कहाँ पर होगा, इन सारी चीज़ों को हम लोग इसी चैप्टर के अंदर समझेंगे। और किस प्रकार के सिद्धांत लिए गए हैं, फर्म के सिद्धांत यानी कि किस प्रकार से हैं, कब फर्म जो हो अपनी सप्लाई को बढ़ाता है, कब सप्लाई को घटाता है, इन सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पर समझेंगे। इसके अलावा हम लोगों को देखना है बाजार का संतुलन 5वें चैप्टर के अंदर, जिसे हम अंग्रेजी में कह सकते हैं मार्केट इक्विलिब्रियम, है ना। तो छठे चैप्टर पर जाएंगे जब, तो यहाँ पर हम लोग समझेंगे प्रतिस्पर्धा रहित बाजार, यानी कि नॉन कंपटीशन मार्केट, यानी कि जहाँ पर कंपटीशन नहीं होता है, जैसे कि मोनोपोली या फिर कह सकते हैं मोनोपोलिस्टिक। तो इस तरह के मार्केट में कंपटीशन नहीं होता है, तो इस तरह के बाजार हम लोगों को छठे अध्याय या फिर छठे यूनिट के अंदर पढ़ना है। ठीक है, अब जाएंगे हम समष्टि अर्थशास्त्र की तरफ। तो यहाँ पर भी हमें 6 अलग अलग चैप्टर दिखाई देता है। तो यहाँ पर हम चर्चा करेंगे सबसे पहले परिचय के ऊपर में, यानी कि हालचाल जानेंगे कि समष्टि अर्थशास्त्र है क्या और समष्टि अर्थशास्त्र के अंदर किस किस तरह के छोटे छोटे कंसेप्ट हैं। उन सारी चीज़ों को हम लोग परिचय चैप्टर के अंदर यानी कि इंट्रोडक्शन में ही समझ लेंगे। इसके बाद जो वस्तुओं के प्रकार होते हैं, है ना, जो हम लोग अलग अलग प्रकार देखते हैं वस्तुओं का, जैसे कि पूंजीगत वस्तु जिसे हम कैपिटल गुड्स कहते हैं, कंज्यूमर गुड्स जिसे हम उपभोक्ता वस्तु कहते हैं। तो इस तरह के जितने भी कंसेप्ट होंगे उसे हम परिचय चैप्टर के अंदर समझेंगे। इसके बाद दूसरे चैप्टर में आएगा क्या, राष्ट्रीय आय का लेखांकन, जिसे हम अंग्रेजी में नेशनल इनकम अकाउंटिंग कहते हैं। यहाँ से हम ये भी समझ पाएंगे कि दूसरे देश जो हो वो किस प्रकार से नीतियाँ तय करती है और अपना एक देश किस प्रकार से जो हो जब पिछड़ा रहता है तो दूसरे देशों के जो नेशनल इनकम अकाउंटिंग होता है उसके एनालिसिस को देखता है, उसके द्वारा जो डेटा जारी किए जाते हैं उसको रीड करता है और अपने देश के लिए अलग नीतियाँ तैयार करता है। तो इन सारी चीज़ों को हम लोग इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जब हम अगले चैप्टर पर जाते हैं तो यहाँ पर चैप्टर का नाम मेंशन किया गया है मुद्रा और बैंकिंग, जिसे अंग्रेजी में हम मनी एंड बैंकिंग कहते हैं। इसके अंदर हम लोग वस्तु विनिमय प्रणाली यानी कि बार्टर सिस्टम को समझेंगे, मुद्रा क्या होता है, मुद्रा के कार्य क्या हैं, व्यावसायिक बैंक क्या होता है, केंद्रीय बैंक क्या होता है। इन सारी चीज़ों का हम अध्ययन इसी चैप्टर के अंदर करने वाले हैं। आगे जब बढ़ेंगे चौथे चैप्टर में, तो चैप्टर का नाम यहाँ पर मेंशन किया गया है आय एवं रोजगार का निर्धारण, यानी कि डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। तो इस चैप्टर के अंदर हम लोग देखेंगे कि एक जो देश होता है वो कितना अपना टोटल इनकम
एक्सपेंडिचर कर देता है, यानी कि खर्चे कर देता है, कितना बचत करता है, निवेश का स्तर क्या है, इन सारी चीज़ों को हम लोग इसी चैप्टर के अंदर समझेंगे। इसके बाद जब हम अगले चैप्टर पर जाते हैं तो यहाँ पर हमें चैप्टर का नाम नज़र आ रहा है सरकारी बजट एवं अर्थव्यवस्था, यानी कि जो सरकार है देश के अंदर वो किस प्रकार से बजट तैयार करती है, क्या हो उनका पूंजीगत बजट कितना है, राजस्व बजट कितना है, राजकोषीय घाटा क्या होता है यानी कि जिसे हम फिस्कल डेफिसिट कहते हैं, या फिर बजटरी डिफिसिट क्या होता है जिसे हम बजटीय घाटा कहते हैं, फिर प्राइमरी डिफिसिट यानी कि प्राथमिक घाटा क्या होता है। इन सारी चीज़ों को हम लोग सरकारी बजट के अंदर समझेंगे, क्योंकि इसमें छोटे छोटे टर्मोलॉजी हैं, फॉर्मूला बेस्ड सारे क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों पर हम लोग जो है वो अलग अलग वीडियो के माध्यम से लेक्चर लेंगे, उसे कवर करेंगे, और फिर हम लोग इन सारे अध्याय के ऊपर में हम लोग MCQ भी करेंगे, ताकि एग्जामिनेशन तक हम लोग बहुत स्ट्रांग हो जाए, कंसेप्चुअली भी और थ्योरेटिकली भी। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब छठे अध्याय के अंदर या फिर छठे चैप्टर के अंदर हम लोगों को पढ़ना क्या है, खुली अर्थव्यवस्था समष्टि अर्थशास्त्र, यानी कि ओपन इकोनॉमी मैक्रो इकोनॉमिक्स के खुली अर्थव्यवस्था के अंदर हम लोगों को पढ़ना है कि भुगतान संतुलन क्या होता है, जैसे कि यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है, यानी कि व्यापार संतुलन क्या होता है, उन दोनों में अंतर क्या है, अवमूल्यन या फिर डिवैल्यूएशन क्या होता है। तो इस तरह के कंसेप्ट हैं इसके अंदर। अगली वीडियो में हम इन सारे टॉपिक के ऊपर में डिटेल में बात करेंगे। और अभी आपने जो चैप्टर समझा हुआ है माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर और मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर, आप चाहें तो इसे नोट कर लीजिए, वीडियो को एक बार पुनः देख सकते हैं। तो मिलते हैं फिर से अगली वीडियो में, जिसमें कि हम अलग अलग टॉपिक के ऊपर में बात करेंगे, और जो परीक्षा के हिसाब से महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे उन सभी प्रश्नों को लेकर के हम आएंगे। सभी प्रश्नों के ऊपर हम लोग जो हैं बहुविकल्पीय प्रश्न भी करने वाले हैं, तो आपका सहयोग और समर्थन जरूर चाहिए। जय हिंद।